देखिए, पहली बात तो आज का जो बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सब के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहां से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीजों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें, जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज्यादा था, चीजें ज्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी, जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है, ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुंचाया जाए। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। नहीं, युवाओं को डेफिनेटली इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को ट्रेन करने के फोकस से और युवाओं को रोजगार देने के फोकस से बनाया गया है। जहां पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंटेंट क्रिएशन को बकायदा जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था एज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी, अब वो इस बजट के माध्यम से होने वाला है। कंटेंट क्रिएटर्स के आत्मसम्मान का ये बजट है और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं को भी ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई है। पहली बार किसी बजट में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दिया गया है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रोबस्ट बजट है, होलिस्टिक बजट है, और आने वाले समय में जो बोल्ड रिफॉर्म्स का हम लोग बात करते हैं, समाज के इंक्लूसिविटी का बात करते हैं, ये बजट उसकी जो नींव है उसको रखा है। आज का बजट विकसित भारत और भारत की संस्कृति दोनों को मिलाकर बनाया गया है। भारत को बायोफार्मा हब के रूप में डेवलप किया जाए, मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जाए। खुद भारत के लोगों की हेल्थ की चिंता के साथ बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहें, इस तरह का प्रोसीजर किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया गया है, और टूरिज्म के लिए
अलग से ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, टैक्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है 2047 के विकसित भारत को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसका पूरा रोड मैप इस बजट में रखा गया है। छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना। क आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण और उच्च गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। ग मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमजोर समूहों का सशक्तिकरण। घ विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। मत्स्य पालन, हम निम्नलिखित पहलों की शुरुआत करेंगे। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के लिए एकीकृत विकास। दूसरा है तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना और स्टार्टअप एवं मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठनों सहित महिला प्रेरित समूहों को बाजार से जोड़ना। पशुपालन, ग्रामीण और शहर के आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापरक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए हम उद्यमिता विकास में पशुपालन क्षेत्र को निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्रदान करेंगे। क ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम। ख पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण। ग पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए एकीकृत संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन। और मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ। पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण, पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए एकीकृत संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन। और घ पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना। उच्च मूल्य वाली कृषि, कृषि उत्पाद में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हम अपने तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को भी सहायता प्रदान करेंगे। भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। 10 मिलियन किसानों सहित लगभग 30 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैं नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखती हूं, ताकि विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिसमें नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पुराने और गैर उत्पादक नारियल के पेड़ों के स्थान पर नए सैपलिंग, पौधे, किस्में लगाना शामिल है।